Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So we have the next version of Nexus 2.0 for our dear students, right? तो आपने देखा कि हमने Nexus 1.0 में कहाँ आपको कोशिश करी कि फंडामेंटल क्लैरिटी दे सकें. अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग को हम आगे बढ़ाएंगे. इन केस आपने Nexus 1.0 की क्लासेस नहीं देखी, यू मस्ट वॉच, राइट? आपको बहुत इंफॉर्मेटिव रहेंगी, आपको बहुत हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड द फैब्रिक ऑफ द एग्जाम. देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम कैसे आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे टैकल करना है, तभी तो आप स्ट्रैटेजाइज कर पाओगे, राइट? सो फर्स्ट यू शुड नो योर एनिमी, राइट? एनिमी या एम, आप जो भी कहिए, तभी आप एक अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं और इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को. इजंट इट? सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन. माय नेम इज जूही नरूला. हमने प्रीवियस नेक्सस की सीरीज में डिस्कस किया था कि पैसेज को कैसे कंट्रोल करें. तो हमने डिस्कस किया था कि भाई हम एक मैपिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं. मैपिंग का मतलब कि आप हर सेंटेंस में, अगर आप बिगनर हो या पैसेज डिफिकल्ट है, तो एक या दो कीवर्ड्स लिख लो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि पैसेज में वो सेंटेंस क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है, राइट? और ऐसे ही आप आइदर सेंटेंस बाय सेंटेंस or by grouping 2-3 sentences together, or maybe taking one paragraph at a time, find some keywords so that you are able to understand that what the passage is trying to convey in totality. तो जब हम पैसेज पढ़ते हैं हमारे 3 गोल्स होते हैं. पहला कि मेरा फोकस ना लूज हो, राइट? मैं फोकस लूज नहीं कर सकती क्योंकि द मोमेंट आई लूज माई फोकस, फिर मुझे पैसेज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा और इतना मेरे पास समय नहीं है. मेरा दूसरा गोल ये है कि जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के सेक्शन में भी और आने वाले सेशन में भी. तो जो हमारे कौन से क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी ऑथर ने इस टर्म को मेंशन क्यों किया, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में ऑथर ने डेफिनेशन यूज़ करी है तो ये क्यों यूज़ करी है, या कौन सी लिमिटेशन का डिस्कशन किया है, कौन से साइंटिस्ट को मेंशन किया है. इस तरह के क्वेश्चंस जो पूरे पैराग्राफ पे बेस्ड नहीं है बट पैराग्राफ की कुछ इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम रिविजिट कर सकें. अब आप खुद सोचिए, आप कोई भी टेक्स्ट लाइफ में पहली बार एनकाउंटर कर रहे हैं, वो भी अंडर द स्ट्रेस ऑफ एग्जाम, द क्लॉक इज टिकिंग. हाउ इज इट इवन पॉसिबल टू रिटेन ईच एंड एवरी डिटेल? इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए हम अपने आप को शक्तिमान नहीं कंसिडर करेंगे, हम लॉजिकली जाएंगे जहां पर वो इंफॉर्मेशन है. कैच ये है कि जब हम पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, पैसेज को पढ़ रहे हैं, तो हमें पता हो कहाँ पर जाना है. तो यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे ब्लंडर हो जाता है कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है पर समझ नहीं आता कि किधर पढ़ा था. तो जो आप हर लाइन के साथ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख रहे हो, उसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रिविजिट कहाँ पे करना है. 2 गोल्स की बात कर ली, फोकस नहीं लूज होना चाहिए, राइट? तो जब आप ये सोच रहे हो कि सेंटेंस में क्या क्रूशल है, क्या मैं वर्ड यूज़ करूं जिससे ये पूरा सेंटेंस को मैं पकड़ सकूं, राइट? तो इससे क्या हो रहा है, इसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है. जैसे ही आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है तो आपका फोकस इंटैक्ट रहेगा. आप क्वांट में भी तो ऐसा करते हो ना, लिख के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हवा में तो नहीं करते. तो आप देखते होगे कि क्वांट में आंसर आए ना आए, आई एम श्योर बहुत बढ़िया आते होंगे, आपके सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. पर अगर कभी हम फंस भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें बोर्डम आता है या हमारा फोकस लूज होता है. वी माइट स्ट्रगल विद द क्वेश्चन बट वी आर ऑलवेज इन सिंक. व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज वी आर डूइंग स्क्रैच पेपर वर्क. सो दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड इन verbal also, that do some scratch paper work. I will demonstrate in a passage also today, right? So that you stay focused, you can go back and you should know where to go back for specific questions. और थर्ड, जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं, आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम एड्रेस कर सके विदाउट रिविजिटिंग. जनरल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, राइट? यानी कि आपको पूरा का पूरा पैसेज अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. तो आप ये अगर अप्रोच फॉलो करते हैं कि मैंने ऊपर से पैसेज पढ़ लिया और मैंने ऊपर से पैसेज पढ़ा और मुझे सब समझ में नहीं भी आया तो भी
मैं क्वेश्चंस निकाल लूंगी एग्जाम से, ये आपका एक चैलेंजिंग थॉट प्रोसेस है. दिस डजंट वर्क. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज नाइसली, राइट? अंडरस्टैंडिंग द पैसेज डजंट मीन दैट you should retain each and every detail. It means that you should understand what the author is trying to convey in totality, right? So that is what is really important, that you set the goals, right? So what are the goals that we have decided for ourselves? That I stay focused, right? That's the first important point, that I stay focused, right? I can't lose my focus. Second important point definitely is that go back for specific questions, right? बिकॉज उससे क्या होगा ना कि आप कोई भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे. यू आर एलिमिनेटिंग एनी चांसेस ऑफ लीडिंग टू एन इनकरेक्ट आंसर चॉइस, राइट? एंड आंसर ऑल द जनरल क्वेश्चंस. तो जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पैसेज पे बेस्ड है, उनको आप आंसर कर सको. क्योंकि आपसे पूछा कि प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस मतलब पूरा पैसेज क्यों लिखा, और इसके लिए वापस जाने का मतलब है पूरा पैसेज वापस पढ़ना. ये तो क्राइम है, ये सिन है, ये आप नहीं कर सकते, राइट? तो अभी से हैबिट राइट क्रिएट करिएगा. ऐसा ना हो कि आप इनिशियली मल्टीपल टाइम्स पैसेज पढ़े जा रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, छूटेगा ही छूटेगा, राइट? सो व्हेन वी आर मेकिंग द हैबिट्स, लेट्स मेक द राइट हैबिट्स. टेक टाइम टू रीड द entire passage, but once you have read it, go back for specific questions, but you can't read the entire passage all over again. I hope this makes sense, isn't it? चलिए, so like I said that you can't put your energy to understand each and every bit, and rather retain each and every bit, because that's again humanly not possible, right? अब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, राइट? और आप डिटेल में मुझसे एक रिएक्शन की बात कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, राइट? मैं नहीं रिटेन कर सकती. पर हाँ, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा, ऑथर इज टॉकिंग अबाउट अ रिएक्ट, इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस, व्हाट इज द रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द फ्यूचर. सो येस, दीज आर द 4 की आइडियाज फ्लोटिंग इन द डिस्कशन. दिस आई शुड नो. नाउ व्हाट इज the research, we can go back, right? What are the problematic areas, we can go back, and we should know where to go back, right? And then of course, like I said, कि आप clear objective के साथ read करिए. We have the clear objectives with us. एंड स्क्रैच पेपर, थोड़ा सा आप पेंसिल और पेपर को यूज करेंगे कीवर्ड्स लिखने के लिए, राइट? हमने कहा था मैपिंग करेंगे, नोट मेकिंग नहीं करेंगे. मैपिंग क्या होती है? जहां पर आप पूरा डिटेल में नोट मेकिंग में लिखते हो. जैसे आप फिजिक्स की क्लास में बैठो, आपने A to Z टीचर ने जो भी पढ़ाया सब लिख लिया, क्योंकि आपको उसको रेफर करना है, राइट? टू पास द एग्जाम और यूज दैट इन्फॉर्मेशन लेटर. बट दिस इज नॉट द केस. सो यू हैव टू जस्ट मैप इट, राइट? यू आर नॉट सपोज टू डू नोट मेकिंग. तो आपको मैपिंग करनी है, विच गिव्स यू अ पिक्चर. जैसे इंडिया का मैप है ना, आपको ओवरव्यू दे रहा है, डिटेल नहीं बता रहा. सिमिलरली जो आप कीवर्ड्स लिख रहे हो, उसकी हेल्प से आप पैसेज को रिविजिट करना. कहीं आपने सोचा कि मैं नोट्स बना लूं और मेरे को पैसेज पे रिविजिट ना करना पड़े, आपकी गाड़ी छूट जाएगी, राइट? सो यू हैव टू मैप. आपको नोट मेकिंग नहीं करनी. नोट मेकिंग टेक्स टाइम. नोट मेकिंग में बहुत सारी डिटेल्स लिखते हैं हम, नोट मेकिंग नहीं, मैपिंग येस. जस्ट टेक एन ओवरव्यू, राइट? जस्ट द क्रूशियल वर्ड्स सो दैट यू आर इन सिंक विद द डिस्कशन, यू नो वेयर टू गो बैक, एंड यू नो जो जनरल क्वेश्चंस है उनके लिए भी एक हॉलिस्टिक पिक्चर क्रिएट हो जाए, राइट? एंड देन यूज ट्रांजिशन वर्ड्स. सो ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स लाइक यू नो एंड, येट, बट, does, hence, therefore, in spite, despite, nonetheless. इन वर्ड्स को जरूर फोकस करिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पैराग्राफ कैसे आगे बढ़ रहा है, राइट? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स सी कि अब हमारे पास एक टास्क तो है कि हमने पैसेज को कंट्रोल कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव राइटली सेट हो गया. दूसरा, हमारे पास फिर भी डाउट्स आते हैं कि मैम हम ना पैसेज पढ़ लेते, हमसे फिर भी क्वेश्चन सही नहीं होते. तो क्वेश्चन क्यों नहीं सही होते? लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन. तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन इसलिए भी करेक्ट नहीं होते क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही कर जाते हैं. क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस. तो अगर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सॉलिड नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, राइट? तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? अब क्वेश्चन ने पूछा कि प्राइमरी पर्पस क्या है पैसेज का. अब 2 चॉइसेस हैं, एक ने तो प्राइमरी पर्पस बता दिया और एक ने कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जो करेक्ट है एज पर द पैसेज. आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट तो
पैराग्राफ से वेरीफाई हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, ये तो दोनों सही है, अब मैं जो मार्क कर देती हूँ वो तो हमेशा इनकरेक्ट हो जाता है। आपको कौन से स्टेटमेंट को आंसर मार्क करना है जो क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। सो pick up the answer choice which of course is true on the basis of the information provided in the text and is also answering the question। आप true और false खेलने लग जाते हो, आप कहते हो क्वेश्चन भाई तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो चले जाओ साइड में, अच्छा ये पैराग्राफ के बेसिस पे सही है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। पैराग्राफ के बेसिस पे सही हो और क्वेश्चन को आंसर करे, right, or is Hindi wala, and it should address the question. So both these things are important, right? So first you need to understand what is the question asking। अगर क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दोगे तो फिर क्या रोल रहा क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का। आपको 4 स्टेटमेंट दे देते, आपको कहते हैं ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई कर लो, गेम बहुत ही सिंपल हो जाता। सो इफ द क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड इट हैज अ पर्पस, इट इज टेस्टिंग यू दैट हैव यू अंडरस्टूड द टास्क असाइंड टू यू। सो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टास्क असाइंड टू यू, हाउ वुड यू डू इट करेक्टली, राइट। आपको समझ तो आना चाहिए क्या करना है, तभी तो आप करेक्टली करोगे, राइट। सो पे अटेंशन टू दिस एडवाइस, स्टार्ट स्पेंडिंग सम मोर टाइम ऑन क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल सी योर एक्यूरेसी डेफिनेटली इंप्रूविंग, राइट। सो यू हैव टू बी familiar with the questions। तो आज की क्लास में हम जनरल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जनरल जिसके आने की पॉसिबिलिटी रहती है वो होता है मेन आइडिया। मेन आइडिया का मतलब होता है ऑथर क्या बात कर रहा है, राइट। क्वेश्चन आपको ऐसा दिख सकता है, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज। सो यू हैव टू पे अटेंशन। मेन की जगह प्राइमरी पॉइंट या प्राइमरी आइडिया भी पूछा जा सकता है, राइट। सो यू अंडरस्टैंड मेन एंड प्राइमरी आर सिनोनिमस टू ईच अदर, राइट। सो क्या बात कर रहा है, व्हाट इज द डिस्कशन अबाउट। सो व्हाट इज मेन आइडिया एड्रेसिंग, व्हाट इज द डिस्कशन अबाउट, राइट। डिस्कशन किस बारे में है, दैट्स द मेन आइडिया क्वेश्चन, अंडरस्टूड। चलिए, सो यहाँ पे आपका गोल क्या रहता है, What the author wants you to believe in, क्या ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करना चाहता है, क्या पर्सपेक्टिव रखना चाहता है, राइट। ये क्वेश्चन आसान है करने के लिए क्योंकि एक बार तुमको समझ में आ गया कि इन टोटलिटी पैसेज क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है तो आप पिक कर लोगे। और रिविजिट करने का मतलब पूरा का पूरा पैसेज वापस पढ़ना, तो वो आप नहीं कर सकते, राइट। तो जब आप पैराग्राफ को रीड कर रहे हो तो आप हमेशा कोशिश करो इनिशियल लाइंस पे ज़्यादा फोकस करो। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इनिशियल लाइंस पे करो फोकस, आई एम सेइंग फोकस मोर ऑन इनिशियल लाइंस बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट द आंसर ऑफ मेन आइडिया कमिंग फ्रॉम इनिशियल लाइंस, बिकॉज वहीं पे ऑथर आपके लिए एक स्टेज सेट कर देता है दैट व्हाट इज द डिस्कशन गोइंग टू बी ऑल अबाउट, राइट। सो पे अटेंशन टू द इनिशियल लाइंस, राइट, दैट एंड ऑल्सो क्योंकि ये पूरे पैसेज को कंसिडर करा जा रहा है तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो करेक्ट तो है पैसेज के बेसिस पर बट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है। जैसे सपोज करिए आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला और उसमें हमारे पास 3 पैराग्राफ्स थे, तो कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो इसी सेकंड पैराग्राफ को फोकस करता है, ये नैरो या वीक आंसर है क्योंकि मेन आइडिया ऑफ द एंटायर पैसेज हैज बीन आस्क्ड। सो यू हैव टू कंसिडर द एंटायर पैसेज, द होल पैसेज इन टोटलिटी एंड नॉट जस्ट सम पोर्शन ऑफ इट, राइट। सो दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स, दैट यू कैन नॉट पिक एन आंसर विच इज टू नैरो और टू ब्रॉड। यानी कि बात तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हो रही थी, जैसे केमिकल इंडस्ट्री पे एक पैसेज लिखा आ गया और स्टेटमेंट ने बोल दिया कि ऑल द इंडस्ट्रीज इन द कंट्री आर अंडर स्ट्रगल, तो हम ये ब्रॉड आंसर चॉइस हो जाएगी क्योंकि पैसेज वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट वन इंडस्ट्री। सो स्टे विद इन द लिमिट, स्टे विद इन द स्कोप ऑफ द डिस्कशन, राइट। एंड ऑल्सो व्हेन इट इज अ मेन आइडिया क्वेश्चन विच इज चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर पैसेज, कि आपको ये समझ में आया कि क्या बात ऑथर करना चाह रहा है, राइट। अब वो कैसे सीखें समझें, जो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हॉलिस्टिकली अच्छी है, आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाते हैं, बातें पकड़ पाते हैं, राइट। ये तो ट्रेड्स है ना लॉयर्स के। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्या आप उससे सही तरीके से राइटली क्वेश्चन को आंसर कर पाते हो, तभी तो आप जज कर पाएंगे। तो आपको पैसेज कितना समझ में आया कैसे पता लगे, ये ऐसे पता लगेगा जब आपके क्वेश्चन सही होंगे। मेन आइडिया का मतलब पूरा का पूरा पैसेज क्या बात करना चाह रहा है, राइट। तो अगर आप पैसेज के बियॉन्ड जाते हो तो वो भी सही नहीं है, और पैसेज के अंदर ही सिर्फ एक पैराग्राफ पे ही फोकस्ड हो जाते हो वो भी सही नहीं है, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। ट्राई टू टेक इन कंट्रोल व्हाट द एंटायर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज अ प्राइमरी पर्पस क्वेश्चन। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है, क्यों, ठीक है। अब ये तो अलग अलग सवाल है।
अब मैं मुझसे कोई पूछे मैम आपका क्या नाम है, तो मैं कहूँगी मेरा नाम जूही नरूला है। अब मैम मुझसे पूछो कि मैम आपका नाम जूही क्यों है, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगी जूही नरूला। टू डिफरेंट क्वेश्चंस, सो देयर आर टू डिफरेंट आंसर्स। मेन आइडिया इज क्या बात कर रहा है, प्राइमरी पर्पस इज क्यों बात कर रहा है। तो जब भी कोई भी ऑथर कोई पैराग्राफ को लिख रहा है तो वो कोई क्लेम या कंक्लूजन एस्टैब्लिश करना चाहता है, कोई ऑब्जेक्टिव पे रीच आउट करना चाहता है, राइट कोई उद्देश्य है उसका। जैसे आप एक ऐसे लिखते हो, देयर इज एन एम दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव। से फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ टॉपिक दैट शुड देयर बी जस्ट वन इलेक्शन इन इंडिया, तो अब आप बोलते हो हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप उसके लिए पूरी रीजनिंग दोगे कि क्यों होना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या नहीं होना चाहिए, क्या क्या हैसल्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखोगे, ऐसे लिखोगे, आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करोगे, राइट अपने क्लेम को सब्सटैंशिएट करोगे, सपोर्ट करोगे, राइट। सो इफ समबडी आस्क्स यू दैट व्हाई शुड वी टेक यू टू अ टॉप NLU, राइट, so you will say okay, I've done well in CLAT, I've got a good percentage. So what are you trying to do? You're trying to validate that yes, I am a good candidate to be a part of this NLU, isn't it? So what are you trying to do? You're trying to validate your answer, justify your answer, but you have an objective to establish. So that's what the purpose is, कि क्यों लिख रहा है, objective क्या है, right? तो आपको question कैसे लिखते को मिलता है? What the passage is primarily written. Again, the question is based on the entire passage, right? What is the primary purpose of the passage, right? So the ultimate goal is, are you able to identify the objective of writing? Are you able to identify what the author is trying to establish for you, right? तो जब हम purposes की बात करते हैं, तो few purposes which are very commonly seen, right? So these are purposes which are commonly seen, but these are not the only purposes, right? So let's talk about it. एक purpose हो सकता है कि reader को convince करना चाहता है about the perspective. ऑथर की एक आइडियोलॉजी है, एक बिलीफ है, एक थॉट प्रोसेस है, तो वो कन्वे करना चाहता है रीडर को, जो उस पैसेज को पढ़ रहा है, कि उससे जो उनका रीडर है वो अलाइन हो, राइट। जैसे अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं, रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें दिलजीत दोसांझ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को लाइफ में रिग्रेट है कि मैंने योगा जल्दी नहीं शुरू किया, ठीक है। तो अब पूरी जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि योगा हैज़ इमेंस बेनिफिट्स एंड एवरीबडी शुड डू योगा, राइट। तो अब कोई दूसरा योगा टीचर या कोई इन्फ्लुएंसर जो योगा सिखाता है, वो उस रील को यूज़ करके आपको कहे कि देखो दिलजीत दोसांझ भी बोल रहे हैं, इसका तो कितना फ़ायदा होता है, कितना इम्पैक्ट है, कितना बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। तो वो कन्विंस करना चाह रहे हैं आपको कहीं ना कहीं कि भाई दिस इज गुड फॉर यू, राइट, अलाइन करना चाह रहे हैं। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे आपको रीडर को कन्विंस करना चाहते हैं प्रैक्टिस योगा, इट्स गुड फॉर यू। देयर कैन बी एट टाइम्स the passage written to criticize or assess. So somebody says that okay, what Aishwarya Rai wore at Cannes Film Festival is not amazing, या इसमें तो problem है, ये तो उनके it's not suiting her personality. So that is a criticism or assessment. It can be for a movie, it can be for a show, it can be for a song, right? Then there can be टू रिव्यू सम एग्जिस्टिंग थ्योरी। तो कोई एक थ्योरी है, कोई एक साइंटिफिक फिनोमेना है, उसको बता दिया कि ये वाली थ्योरी है, और इस थ्योरी में जब हमने पढ़ा तो उसमें दिखा कि ये तो 3 लिमिटेशंस है, थ्योरी इन 3 प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाई, और मे बी एक नया पर्सपेक्टिव कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है, ये कि क्या क्या ऑथर इंक्लूड करे या रिसर्चर किन एरियाज पे काम करे ताकि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स जो है ओवरकम हो जाए और प्रॉमिसिंग आउटकम निकले। दिस कैन बी एन ऑब्जेक्टिव, राइट। और एट टाइम्स कुछ भी नहीं, कोई पर्सपेक्टिव देना ही नहीं है, आपको एक रिएक्शन समझा दिया या रूल समझा दिया, ऑथर ने कोई ओपिनियन नहीं दिया कि ये लॉ सही है, ये गलत है, ये रूल में क्या सही है क्या गलत है, नो ओपिनियन, जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, राइट। So you have to identify while you are reading the passage that what is the objective of writing, and that's what we mean by purpose. Third is tone. Tone मतलब how ऑथर कैसा फील कर रहा है जब ऑथर उस पैसेज को लिख रहा है। इज ही सैड, इज ही ऑप्टिमिस्टिक, इज ही एक्साइटेड, इज ही होपफुल। सो हाउ इज ही फीलिंग व्हेन ही इज राइटिंग द पैसेज, राइट। सो इफ यू रीड एनी बुक बाय अब्दुल कलाम साहब, द टोन इज यूजली ऑप्टिमिस्टिक, राइट। वो यूथ को इंस्पायर करते थे और अभी भी करते हैं थ्रू हिज बुक्स, राइट, एंड थ्रू हिज पर्सनैलिटी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्टिमिज्म। अब अगर आप कोई देखें कि कोई ऑपोजिशन का लीडर टारगेट कर रहा है पीएम को या गवर्निंग अथॉरिटी को, तो यूजुअली टोन क्रिटिसाइजिंग हो जाएगी, राइट।
अब आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया और आपका प्रिंसिपल असेंबली में कह रहे हैं कि आपने तो अमेजिंग काम किया है, बहुत स्कूल का नाम रोशन किया है, ग्रेट अचीवमेंट फॉर द स्कूल एंड इंडिविजुअली, तो टोन क्या है, अप्रिशिएटिंग है, राइट। अब आप ने कोई, आपको किसी ने एक पार्टी में इनवाइट किया एंड यू डिड नॉट लाइक द फूड एंड सेइंग क्या बेकार खाना था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो टोन इज नेगेटिव इन नेचर, राइट। तो हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज द ऑथर फीलिंग व्हेन एक्सप्रेसिंग द आइडिया, दैट इज टोन। तो यानी कि कैसा हुआ, ऑथर का एटीट्यूड, ऐसा कोई वर्ड दिख सकता है, ऑथर का टोन या ओपिनियन कैसा है, राइट। सो हाउ इज द ऑथर फीलिंग व्हेन ही और शी इज एक्सप्रेसिंग द आइडियाज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो टोन के क्वेश्चन में यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि आप टोन्स को पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल आइडेंटिफाई कर लीजिए जब आप पैसेज को रीड करें, ये आसान है, राइट। अब कई बार चॉइस आ गई कि कॉन्डेस्केंडिंग है टोन, कॉन्डेस्केंडिंग मतलब खुद को सुपीरियर फील करवाना और दूसरे को नीचा दिखाना। अब तुमको कॉन्डेस्केंडिंग नहीं समझ में आ सकता, दिमाग में नहीं आएगा, राइट, बट नेगेटिव तो समझ में आ सकता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल के बेसिस पे पैसेज को पकड़ने की कोशिश करो। और फिर आपको क्या करना है, फिर आप जब पूरी की पूरे पैसेज को डील कर रहे हो इन टोटैलिटी, तो आप देखो कि जो जो ऑप्शंस हैं जो इन सिंक विद योर प्रिडिक्शन काम करते हैं उनको रखो, जो नहीं काम करते उनको एलिमिनेट कर दो। बट जब ये पैसेज पढ़ो कोशिश करो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। और अभी आपको लगता है कि मैम 3 तो डिसिफर करना मुश्किल है, तो अगर टू बिगिन विद आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव भी समझ लोगे तो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। देन द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब हाउ आर द आइडियाज फ्लोइंग, राइट। ऑथर ने अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस किया है, कैसे पूरे कंस्ट्रक्शन करी है आर्ग्यूमेंट की, राइट, कैसे पैसेज को लिखा है, राइट। जैसे उसने एक सपोज करा, पहले एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी, भूमिका बांधी, राइट, फिर जो क्लेम इस्टेब्लिश करना चाहता है उसको लिखा, फिर पहली रीजनिंग दी, राइट, उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दिया, फिर दूसरी रीजनिंग दी, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दिया और फिर कंक्लूजन दे दिया। तो ये क्या है, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ पैसेज का, राइट। अब सिमिलरली हो सकता है पहले उसने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया, राइट, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी लिमिटेशंस की बात करी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, फिर कुछ सोल्यूशंस ऑफर करे और एंड में उसने कंक्लूजन दे दिया। तो बेसिकली आपको पता चलना चाहिए कि कैसे पैसेज बिल्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, राइट। तो एक बार अगर आप पूरा पैसेज ढंग से पढ़ लेते हैं, आपने कीवर्ड जॉट डाउन कर लिए तो आप पकड़ पाएंगे। अगर आपने पूरा पैराग्राफ ढंग से नहीं पढ़ा तो अगेन यू विल बी कॉट, राइट। सो इफ द क्वेश्चन लुक्स लाइक हाउ द पैसेज इज कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कशन, सो यू कैन be in a position to answer if you have a solid understanding of the text, right। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक पैसेज पे ये सब कुछ अप्लाई करके देखते हैं, राइट। ये PYQ ही है, राइट। सो दिस इज चलो, सो लेट्स जस्ट ट्राई रीडिंग दिस, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो यू कैन pause it and you can read that. They tell me only sleep, sleep, sleep. Okay, I'm losing my interest in human beings, in significance of their lives and their actions. तो author कह रहा है मुझे human beings पे interest lose हो रहा है. So what you can write, author losing interest इन ह्यूमन बींग्स, HB लिख रही हूँ। तो जैसा मैंने आपको कहा, मैपिंग इज डन फॉर यू, यू कैन पर्सनलाइज इट एंड द ओनली एम इज दैट यू स्टे फोकस्ड, राइट। और बाकी 2 एम्स तो ऑफकोर्स इसके रिजल्टेंट ही होंगे, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि इसको बहुत प्रिम एंड प्रॉपर करना है। दिस इज अ रफ वर्क दैट यू आर डूइंग इट, थोड़ा ऊपर नीचे आप इस अप्रोच को ट्वीक कर सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। समवन हैज सेड इट इज बेटर टू स्टडी 1 men than 10 books. I want neither books nor men, they make me suffer. तो ऑथर कहता है मुझे ना मेन और बुक्स दुख देते हैं, सफर करवाते हैं, राइट, बोथ मेन एंड बुक्स। तो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे बुक्स चाहिए ना मेन चाहिए। कैन वन ऑफ देम टॉक टू मी लाइक द नाइट, द समर नाइट। फिर ऑथर क्वेश्चन कर रहा है क्या कोई मुझे रात जैसे बात कर सकता है, लाइक द स्टार्स और द करेसिंग विंड। करेसिंग मतलब सहलाना होता है, ठीक है। तो somebody can caress me like the wind, so it's comparing human being कि जितना मैजिकल समर नाइट है वो मुझसे बात करती है, विंड मुझे करेस करती है, क्या कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है। सो बेसिकली ही इज इन अ वे अप्रिशिएटिंग नेचर, राइट। तो मैं लिख दूंगी ओके, अप्रिशिएटिंग नेचर। The night came slowly, softly as I lay out there under the maple tree. Lay out there मतलब I was relaxing, I was lying on the ground. It came creeping stealthily. Stealthily मतलब चोरी छुपे. Out of the valley, thinking I did not notice. मतलब धीमे धीमे रात हुई और
चुपचाप आई रात, एज इफ द ऑथर हैज नॉट नोटिस, राइट. सो व्हेन यू सी द टाइम चेंजिंग, जब ट्रांजिशन होता है तो इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग क्विकली, नो. ऐसा तो नहीं होता कि दिन हो रहा है और फिर दिन पलक झपकी आपने रात हो गई. स्लोली आफ्टरनून winds up, evening comes and then the night comes. So that's what the author is saying, that gradually it happened and night thought, मतलब इस imaginary कि night को धीरे धीरे आई तो उसको लगा मैंने notice नहीं किया, right. So let's read this. आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज कर लेना, रीड इट नाइसली एंड देन यू कैन प्ले द वीडियो. एंड द आउटलाइंस ऑफ ट्रीज एंड फॉइलेज. फॉइलेजेस वो झाड़ जिससे कवर हो जाता है ना. आपने देखा होगा कि आर्मी में सोल्जर्स वो ग्रीन पत्ते वाली ड्रेस पहनते हैं ताकि इफ दे आर इन ट्रीज देन यू नो दैट एक्ट्स द फॉइलेज, दे कैन बी वन विद द एनवायरमेंट, राइट. आउटलाइन ऑफ ट्रीज एंड फॉइलेज नियर बाय ब्लेंडेड. ब्लेंडेड मतलब मिक्स्ड in one black mass, and the night came stealing out from them too, and from east or west until the only light was in the sky, filtering through the maple leaves and a star looking down through every cranny. So it's basically explaining how the night happened. तो ऐसा आपको कई बार इस तरीके से पोइटिक पैसेजेस, जैसे क्लैट का PYQ, इस तरह के पोइटिक पैसेजेस आपको दिए जा सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिक्सेटेड, यू नो दैट दिस इज डिस्क्राइबिंग द नाइट एंड हाउ ग्रेजुअली द नाइट happened and what is the setting like. So इतना भी अगर आपको समझ में आ जाता है, you can you know keep moving rather than getting fixated. You have written कि भाई description है night का, तो कोई question आएगा, we can revisit, right. Human shapes flitted like intangible things. Some stole up like little mice to peep at me. I did not mind. My whole being was abandoned. Abandoned मतलब त्याग देना, leave. To the soothing. Soothing मतलब calming. एंड पेनिट्रेटिंग. पेनिट्रेट मतलब रीच आउट करना. चार्म ऑफ द नाइट. तो ऑथर नाइट में उसने खुद को सौंप दिया. ही इज लेफ्ट हिमसेल्फ टू नाइट बिकॉज नाइट इज सूदिंग फॉर द ऑथर, राइट. द केटिडिड्स बिगैन देयर स्लम्बर सॉन्ग. केटिडिड्स एक टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं. तो अब से पूछे केटिडिड्स क्या कर रहे हैं. स्लम्बर सॉन्ग मतलब जो रात को गाना गाते हैं, जो साउंड होती है, दैट्स व्हाट इट मीन्स. दे आर एट इट येट, हाउ वाइज दे आर. तो अब कैटेडेड को उसने क्या बोला, ये वाइज है. दे डू नॉट चैटर लाइक पीपल. तो ह्यूमन बींग्स नहीं पसंद ऑथर को, लोगों की तरह चैटर नहीं करते. सो वाई इज ही लाइकिंग कैटेडिड्स, बिकॉज दे डू नॉट चैटर लाइक पीपल, राइट. सो इन केस द क्वेश्चन कम्स ऑन कैटेडिड्स, वी कैन कम हियर. सो अगेन यू कैन पॉज द वीडियो. आई जस्ट स्टेप असाइड ताकि आपको टाइम मिल जाए टू पॉज द वीडियो. The wind rippled the maple leaves like little warm love thrills. So wind is moving, right? Why do fools cumber the earth? It was man's voice that broke the necromancer spell. तो ये एक तरीके का necromancer spell एक mythological term है जहाँ पे मतलब कि सब कुछ शांत चल रहा था, सब कुछ everything was static, और फिर एकदम से एक चार्म हुआ जिससे पूरा का पूरा वो सबका स्पेल टूट गया. स्पेल समझते हैं, जैसे कोई आपको मंत्र मुग्ध कर ले या आपको आकर्षित कर ले. सो दैट्स अ स्पेल, मैजिक, राइट. तो एक निक्रोमेंसर स्पेल, यू जस्ट गो एंड गूगल आउट. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब अगर बहुत डिटेल में सुनाऊंगी तो लंबा खिंच जाएगा सेशन. बट निक्रोमेंसर स्पेल इज कि सब कुछ ठीक था बट ये रात को ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सब खराब कर देते हैं. दैट्स व्हाट द ऑथर वांट्स टू से. A man came today with his Bible class. So he is detestable. Detestable मतलब somebody you hate. जिससे तुम नफरत करते हो ना, वो डिटेस्टेबल है. विद हिज रेड चीक्स एंड बोल्ड आइज. तो इसके पास कौन आया, दिस अ मैन केम विद द बाइबल क्लास, और फिर उसकी पर्सनालिटी ऑथर ने डिस्क्राइब कर दी है और उसने कहा कि वो डिटेस्टेबल है, मतलब ऑथर को नहीं पसंद, ठीक है. कोर्स मैनर एंड स्पीच. व्हाट डज ही नो अबाउट क्राइस्ट. तो कह रहे हैं कि बाइबल पढ़ा रहा है पर उसको क्राइस्ट मतलब इट इज रेफरिंग टू गॉड, ठीक है. Shall I ask a young fool who was born yesterday and will die tomorrow to tell me things of Christ? देखिए कितना डीप है ना. वो कह रहा है कि कोई इंसान मुझे बताएगा जो कल पैदा हुआ और कल मर जाएगा. तो इंसान तो नश्वर है, राइट. सो ऑथर इन सिंक विद किसके है, इन सिंक विद नेचर है, नेचर से इंस्पायर्ड है. ह्यूमन बींग्स तो पसंद ही नहीं कर रहा, राइट. फ्रॉम द बिगिनिंग द एंटायर पैसेज इज कम्युनिकेटिंग दिस दैट ही इज नॉट लाइकिंग ह्यूमन बींग्स, राइट. आई वुड रादर आस्क द स्टार्स, दे हैव सीन हिम. तो मैं किससे पूछूंगा, मैं स्टार से पूछूंगा. उन्होंने क्राइस्ट को देखा है, उन्होंने भगवान को देखा है. दैट मीन्स नेचर कैन ब्रिंग यू क्लोज टू गॉड, राइट. सो हिडन मैसेज क्या है कि नेचर विल ब्रिंग यू क्लोज टू गॉड एंड नॉट ह्यूमन बींग्स, राइट. ब्यूटिफुल इजंट इट. तो क्लैट में टेस्टेड है ये, राइट. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. वाई हैज द ऑथर लॉस्ट इंटरेस्ट इन ह्यूमन बींग्स.
ठीक है। सो बिकॉज दे मेक द ऑथर सफर, तो अगर आप पैसेज पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन मेंशन है। हाँ, उसने कहा था कि मेरे को बुक्स भी नहीं चाहिए, मेन भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे मेक मी सफर, राइट। तो यहाँ से आपका आंसर वैलिडेट हो गया। सो येस, दे मेक द ऑथर सफर, ठीक है। Because human beings do not bring with them the warmth and comfort which comes naturally with night, stars and the winds, राइट। सो अगेन इफ यू गो, उसने कहा था कि ह्यूमन बींग्स कैसे, जैसे मुझे करेज करती है, राइट, जैसे समर नाइट है, कैन ह्यूमन बींग्स बी लाइक देम, लाइक द स्टार्स और द करेसिंग विंड और द नाइट। सो अगेन दैट इज अ टेम्पटिंग आंसर। तो पॉइंट बी यहाँ से वेरीफाई होता है, सफर वाला पॉइंट यहाँ से वेरीफाई होता है, राइट। सो येस, सेकेंड इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ह्यूमन बींग्स आर नॉट मिस्टीरियस, जैसे वो कहते हैं कि अर्थ इज, वो नाइट इज कमिंग स्लोली एंड स्टेल्थली, सो देर इज सम मिस्ट्री इन द नेचर, तो ह्यूमन बींग्स में नहीं है। सो इवन दैट हैज बीन डिस्कस्ड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव, राइट। दैट इज द रीजन इज नॉट लाइकिंग द ह्यूमन बींग्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाइट को किससे कंपेयर किया ऑथर ने? सो इफ यू गो बैक टू द पैसेज, नाइट वॉज कंपेयर्ड विद, मैंने जहाँ पे आपको कह रही थी कि ह्यूमन बींग्स ने एक स्पेल को ब्रेक कर दिया, right? The wind rippled the maple leaves. Why do fools cumber the earth? It was man's voice that broke the necromancer's spell. So like I said, it was, everything was at standstill. So it was man's voice that spoiled that entire magic or charm or spell. So this has been compared with night, right? So we can pick up the answer that okay, necromancer's spell is there, right? Let's come to the next question. Why has the author called the Katydids wise? Again, you can go back, right? शक्तिमान मत बनिए कि मेरे को याद रहेगा, याद रहता है एट टाइम्स, अच्छी बात है, फिर भी वेरीफाई करने से क्या होता है कि आपकी जो चॉइसेस हैं वो आप राइटली मार्क कर पाते हैं। So the Katydids began their slumber song. They are at it yet. How wise they are. They do not chatter like people. Right? तो passage हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा tricky लगे, but again the idea is when you go to the questions, you'll find it absolutely doable. Because they sing a slumber song. Yes, they are singing a slumber song. तो ये पैराग्राफ के बेसिस पे इंफॉर्मेशन करेक्ट है, बट वाइज क्यों लगी थी? वाइज इसलिए लगी थी क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स की तरह चैटर नहीं करती. चैटर इज यूजलेस टॉक. Because they tell the author to only sleep. Again, no. Because they do not indulge in unnecessary and important talks. So unnecessary and unimportant talks को chatter कहते हैं. Exactly what is verified. तो ये आप देखिएगा कि जो भी correct answer होता है वो exactly text की language नहीं होगी, उसको paraphrase कर देंगे, यानी दूसरे शब्दों में उसको express कर देंगे, right? Because they are not fools. No, author knows they are wise. What is the reason? Because they are not chattering like human beings. That has been verified. So again, it can be, A can be a tempting answer or D can be क्लोज आंसर चॉइसेस है, बट आपको राइटली क्वेश्चन को अटैक करना है. केटेडिड्स को वाइज क्यों कंसिडर करता था? बिकॉज दे आर नॉट फूल्स. इज दैट मेकिंग एनी सेंस? सो इट्स क्लियरली foolish answer choice, right? And when we say that they sing a slumber song, they are singing, but he considers Katydids to be wise because they do not chatter like human beings, or they are wise. उसके बाद author ने ये reasoning present किया. So you have to just go back and verify the answer, right? So which of the following can be inferred? Inferred मतलब आप logically क्या conclude कर सकते हैं? Being closer to nature can bring one closer to God, right? तो उसने, आपने देखा ना लास्ट पैराग्राफ, उसने कहा कि कोई एक बंदा जो बाइबल लेकर आ गया और मुझे जो कल पैदा हुआ है कल ख़त्म हो जाएगा, वो मुझे समझाएगा क्राइस्ट के बारे में. मैं स्टार से ना पूछ लूँ, बिकॉज स्टार ने तो एक्चुअली देखा है क्राइस्ट को, गॉड. सो दैट मीन्स नेचर कैन ब्रिंग यू क्लोजर टू the universe or closer to God, right? So that's what you can infer. अब ये थोड़ा tricky है. Here you have to have a good understanding of what the passage is trying to convey. So being close to nature can bring one closer to God. Yes. Nature is just a mystery. No. Books and man are both detestable. Again, understand this, that you have to find a wholesome answer. So this also goes out. None of the above. Detestable तो उसने priest को कहा था वैसे, right? जो book लेकर आया था. चलिए. Now let's come to the last question. Which of the following words from the passage means rough? So solemn means something which is pure, right? Caressing सहलाना होता है. Slumber is deep sleep, right? So coarse is which is rough. So what is the correct answer choice? C will be the correct answer choice. ठीक है? So this brings us to the end of the discussion. So first important suggestion is map the passage, do the scratch paper work. Second, revisit wherever needed. Right? Third, pay attention to the question.
तो अभी आप 3 पर्सपेक्टिव्स पे काम करिए. अपकमिंग सेशंस में देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट्स गोइंग टू कम, राइट. एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि आप ज़रूर ऐप पे जाना, DPPs को सॉल्व करना, बिकॉज देन यू विल गेट अ गुड प्रैक्टिस, राइट. सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट.